चलिए, पहला फॉर्मूला क्या देखा था हमने? दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, दो बॉडीज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स एफ, क्या फॉर्मूला था इसका? जी m1 m2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। कैपिटल आर हम अर्थ की रेडियस के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे स्मॉल आर लिख लिया, एक्स लिख लो, एल लिख लो, कुछ भी लिख लो, बीच में नीचे क्या है? दोनों बॉडीज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर है। ये बॉडी है m1, ये इसका सेंटर, ये बॉडी है m2, ये इसका सेंटर, दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो स्मॉल आर है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या देखा था हमने? मुझे बताते जाओ। हाँ, इसकी डायरेक्शन तो हमको पता है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन ये होगी, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, हमेशा सेंटर की तरफ होती है डायरेक्शन। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा था? G इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे ये क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है? मास ऑफ अर्थ। ये सारी चीजें उस शीट के पीछे लिखते चले जाओ, सारी चीजें याद रहेंगी। और यहाँ पे ये कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10 टू द पावर -11 यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो अक्षत, जी की यूनिट मैंने कैसे निकाला? इस जी की यूनिट देखो, बाकी सबको इस साइड ले आओ तो क्या रहेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे आएगा तो किलोग्राम स्क्वायर। तो ऐसे करके मैंने यूनिट निकाल लिया, वैल्यू तो हमको याद रखना पड़ेगा और कोई इसका चांस नहीं। इसके बाद हमने तीसरा फॉर्मूला देखा था। तीसरे फॉर्मूले में हमने क्या देखा था? वेरिएशन ऑफ जी विथ हाइट, जी विथ हाइट। याद रखना, जब भी हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं ना तो यहाँ पे जी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसे हम जी डैश कहते हैं। सरफेस पे कितनी होती है उसे हम जी कहते हैं, यहाँ जी है और यहाँ जी डैश है। क्वेश्चन में आपको आएगा हमेशा, बताओ 1600 किलोमीटर ऊपर अर्थ के जी की वैल्यू कितनी है, तो उसे हम जी डैश कहेंगे। और जी डैश के लिए फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला है जी 1-2h/r। दोनों फॉर्मूले कब यूज करने हैं कब नहीं आप लोगों को पता है? जब h की वैल्यू जो है ना वो लार्ज है तब ये वाला फॉर्मूला, जब h की वैल्यू स्मॉल है तब ये वाला फॉर्मूला। कैसे डिसाइड करेंगे स्मॉल है कि लार्ज है? वो पता चल जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपको याद रखना है तो अगर 320 किलोमीटर से कम है तो उसको हम स्मॉल कहते हैं, 320 किलोमीटर से ज्यादा है तो उसको हम लार्ज एच कहते हैं। उसके बाद हमने चौथा फॉर्मूला देखा था, जी कैसे वेरिएशन होता है इसमें? विथ डेप्थ, विथ डेप्थ। अगर ये हमारी अर्थ है, आप अर्थ में गड्ढा खोद के डी मीटर नीचे चले गए तब कितना होगा? और अर्थ की रेडियस तो वही कैपिटल आर होती है, तो यहाँ पे जो जी डैश हो जाएगा वो कितना होगा? जी 1-d/r, 1-d/r, 1-d/r। ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो शीट आपको मिली है उसके पीछे लिखते चले जाइए। इस शीट के पीछे हम लिखते चले जा रहे हैं। ये हमारा चौथा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फॉर्मूला हमने क्या देखा था? अर्थ के रोटेशन के कारण जी डैश हमें कितना मिलता है? जी -r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। किसी किसी बुक में पाई बोलता है, किसी किसी बुक में इसको लैम्डा बोलता है, बात तो एक ही है, एंगल दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। उसके बाद सिक्स क्या देखा था हमने? जी पी अपॉन जी ई इज इक्वल टू आर ई अपॉन आर पी का स्क्वायर। ठीक है, पोल पे आपको ग्रेविटी निकालना है। आपको अगर इक्वेटर पे पता है, आपको एक ना एक वैल्यू दोनों में से दे रखेगा, बोलेगा अगर इक्वेटर पे इतनी है ग्रेविटी तो बताओ पोल पे कितनी होगी, यहां से निकल जाएगा। सेवेंथ फॉर्मूला क्या देखा था हमने? इंटेंसिटी, अगले पेज में बनाते हैं उसको, ये सब नोट कर लिए। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? F/m या Gm/r का स्क्वायर। ये हमने पहली चीज देखी। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? -W/m। और इसका एक और फॉर्मूला क्या आया था? Gm/r, Gm/r। इसको भी ना मैं स्मॉल r लिख लेता हूं, Gm/r स्क्वायर। अर्थ की रेडियस
मतलब अगर बॉडी अर्थ के सरफेस पे रखिए तो कैपिटल आर लिख लेंगे, अगर कहीं और रखिए तो हम आर प्लस एच कर लेंगे। तो ये सबके लिए वैलिड है, ये फॉर्मूला सबके लिए, हर लोकेशन के लिए। कैपिटल आर लिख दूंगा ना तो ऐसा लगेगा कि सिर्फ अर्थ की सरफेस के लिए, ये तो फॉर्मूला सबके लिए लगता है। उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या देखी थी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल में मास को मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। पोटेंशियल में मास को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो ये कितना हो जाएगा, W माइनस W, देखो मास का मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस साइन सामने, माइनस GM अपॉन R। तो सिंपल फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर ही बेस्ड हम लोग को क्वेश्चंस करने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की कितनी होती है जो अर्थ की सरफेस से R डिस्टेंस पे है, माइनस GMM अपॉन R, माइनस GMM अपॉन R। क्या इसको नोट कर लिया गया, इनके ऊपर ही क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो देखो, अगर ये एक बॉडी है जिसका मास m है, अगर मैं आपसे सबसे पहले इसमें पूछूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है इस मास के कारण, तो आप बोलोगे सर कहाँ पे पूछ रहे हो आप, मैं बोलूंगा यार मैं इस पॉइंट के ऊपर पूछ रहा हूँ, किसी एक पॉइंट पे बताना पड़ेगा ना आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी। तो आप बोलोगे ठीक है सर, जिस भी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ना, मैं उसकी जगह पे एक मास रख लूंगा। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, F। तो इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, जितना इसके ऊपर फोर्स लगा डिवाइडेड बाय जो भी इसका मास था। कितना इजी है, तो आप ये निकाल लोगे। क्वेश्चन आपको दे रखेगा कि एक बॉडी है 10 kg की और उसके ऊपर ना 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। तो आप I इज इक्वल टू कर लोगे 10 डिवाइडेड बाई 10 F डिवाइडेड बाई M, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आएगा। वैसे ही पूछेगा कि ये एक हमारी बॉडी है जिसका मास m है, इस मास m से डिस्टेंस हमेशा सेंटर से दी होती है, यहां से r डिस्टेंस के ऊपर ये एक पॉइंट है, इस पे पोटेंशियल कितना है, इस पे पोटेंशियल कितना है। तो आप क्या बोल दोगे, r डिस्टेंस के ऊपर, अच्छा माइनस GM अपॉन R, कितना पोटेंशियल होता है। अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो किसी बॉडी की होगी, हवा में किसी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है क्या, नहीं। इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आपको बोलेगा इस पॉइंट के ऊपर मास पोटेंशियल कितना है, तो माइनस GM बाई R। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो GM अपॉन R। यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा बॉडी रखूंगा तो उसके पास कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो जब वो अर्थ की सरफेस पे गिरेगी तो कम डैमेज करेगी, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी होगी तो ज्यादा डैमेज करेगी, उसके पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, मास पे, mgh, याद आ रहा है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल पूछे तो आप बोल दोगे ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और अगर पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो पूछना किस बॉडी की, मैं बोलूंगा एक बॉडी है यार जिसका मास जो है ना स्मॉल m है, तो बस उससे मास से मल्टीप्लाई कर देना और आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो अब अच्छा बताइए किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी m मास की। हाँ हाँ, तो उस पॉइंट पे एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, तो उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, बाई R, याद रखना बाई R, नीचे क्या आता है बाई R। अगर ये फॉर्मूले याद है तो सब बन जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के पास में इतनी है। चलो अब हम लोगों ने रिवीजन कर लिया, अब आज का धमाकेदार टॉपिक एस्केप वेलोसिटी। हेडिंग डालिएगा, एस्केप वेलोसिटी। किसमें, पूरा मार्क्स काट दिए थे, तो चलो हम डिटेल में समझते हैं। चलो अब डिटेल में ही समझेंगे, फिर मैं तो इसको हवा हवा में बताने वाला था। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, एस्केप का मतलब क्या होता है, भाग जाना, छूट जाना, भाग जाना। अब होता क्या है कि हमारी जो अर्थ है वो किसी को भी अपने से दूर जाने नहीं देती है, ये हमारी प्यारी अर्थ है। आप बताओ अगर एक बॉडी है जिसको आपने यहां से फेंका ऊपर डायरेक्शन में, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे जब ऊपर जाती है तो उसकी स्पीड कम होने लगती है, बढ़ने लगती है कि कांस्टेंट रहती है। आपने एक बॉडी को फेंका, आप यहीं खड़े हो, इस पेन को मैंने ऊपर फेंका, तो जब ये ऊपर जाएगी तो इसकी स्पीड क्या होने लगेगी, ऑब्वियसली कम होने लगेगी। कितना तो कॉन्फिडेंस से बोलो, स्पीड कम होने लगेगी।
यहाँ पे उसकी वेलोसिटी u है और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मान लो थोड़ी देर के बाद v है। u ज्यादा होगा या v ज्यादा होगा? u ज्यादा होगा भाई। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at। यहाँ पे असलरेशन कौन सा है? असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। बॉडी कहां जा रही है? ऊपर, तो हम क्या लेंगे उसको? माइनस जी। इसीलिए पता है वेलोसिटी एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू यू माइनस जी इंटू टी। जितना ज्यादा टाइम बिता लेगी ना बॉडी, जी से मल्टीप्लाई करोगे, यू में से उसको माइनस करोगे, तो देखो वेलोसिटी उतनी कम। जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी तो आपने कांस्टेंट एक दे दी थी, लेकिन देखो जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है सरफेस के ऊपर। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी कम हो जाएगी, 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी इतनी और कम हो जाएगी इंटू 2, 3 सेकंड के बाद जी इंटू 3, इतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहां पहुंच के उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। मानते हो इस बात को? और उसके बाद क्या होगा? क्या बॉडी वहीं पर रुक जाएगी, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई? नहीं, क्योंकि अभी भी उसके ऊपर असलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट कर रहा है। असलरेशन, जब भी असलरेशन होगा वहां पे फोर्स होता है, F इज टू मास इंटू असलरेशन। यहाँ पे भी कौन सा फोर्स लग रहा है? मास इंटू ग्रेविटेशनल असलरेशन। तो अभी भी इस बॉडी के ऊपर ना mg लगा हुआ है, तो बॉडी ना वापस से अर्थ पे गिर जाती है। इतनी बात सबको पता है, इतना तो मैंने नया नहीं बताया। अब मैंने क्या किया, और भी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी से इसको फेंका, तो बताओ क्या होगा? क्या बॉडी सेम इसी हाइट पे जाके वापस गिरेगी या कुछ और होगा? अब और ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। पता है पहले ये यहीं से गिर गई थी, मैंने अब और ज्यादा, पहले मैंने ना इसको 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका था, तो बॉडी यहां जाके गिर गई। अब मैंने इसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मैंने इसको ज्यादा दी है, तो अब ये और भी ज्यादा ऊपर जाएगी। अगर मैंने इसको 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका तो और भी ज्यादा ऊपर जाएगी। अब देखो यहाँ पे खेल क्या होने वाला है। अब मैं इसको हर बार क्या है, अलग अलग वेलोसिटी से ऊपर फेंकने वाला हूं। यहाँ पे ये हमारी अर्थ है, अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया, तो बॉडी यहां पहुंचती है और इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड दिया, तो बॉडी पता है यहां पहुंचती है और इसकी वेलोसिटी 0 होती है। अगली बार मैंने इस बॉडी को u इज इक्वल टू 1000 मीटर पर सेकंड दे दिया, तो बॉडी तो यहां पहुंचती है, तब जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है। अब एक बात बताओ, यहां पे इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू होगी उसको हम g डैश कहेंगे, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे क्या होता है? g। और जब एक हाइट पे पहुंच जाती है तो अब हम लोग क्या निकालते हैं वहां पे? नई वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो कितना होता है? g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस 2h बाई r। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना हमने, कि अगर किसी h हाइट पे जाएगी तो देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होने लगती है। तो जैसे जैसे तुम सरफेस से ऊपर जा रहे हो, वैसे वैसे g की वैल्यू भी कम हो रही। अब यहां पे देखो, जब ये इतना ऊपर चला गया, इसको नीचे खींचने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? mg डैश रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो g डैश की तो खुद की वैल्यू कम होने लगी। हो रही है या नहीं कम? एक ऐसा भी तो टाइम होगा कि हमने इसको इतनी जोर से फेंका कि ये इतना ऊपर पहुंच गई कि इस g डैश की वैल्यू भी 0 हो गई। पॉसिबल है या नहीं? g डैश की वैल्यू देखो टाइम के साथ कम होते जा रही, मतलब डिस्टेंस के साथ। एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे g डैश की वैल्यू भी 0 है, यानी कि अब बॉडी वहां से वापस नहीं होने वाली, वापस वहां से बॉडी नहीं आएगी। ये हमारी अर्थ है। यहां से हमने इसको ऐसी एक वेलोसिटी दी कि ये इतना ऊपर गया कि यहां पहुंचने के बाद g डैश की वैल्यू 0 है। अगर g डैश की वैल्यू 0 है तो नीचे क्या लगेगा? m इंटू 0 mg डैश। अब नीचे 0 फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी कभी भी वापस नहीं आने वाली, ये बॉडी वहीं की वहीं रह जाएगी। तो देखो, जब हम किसी बॉडी को ऊपर थ्रो करते हैं ना, तो दो चीजें होती है। पहला, उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, और दूसरा g डैश की वैल्यू भी कम होने लगती है। इतना यहाँ पे देखो, वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन अभी g डैश की वैल्यू 0 नहीं हुई है, इसलिए ये वापस नीचे आ गई। लेकिन एक ऐसी इमेजिनरी हाइट पे हमने इसको पहुंचा दिया कि जहां पे ना वेलोसिटी भी 0 हो गई और g डैश की वैल्यू भी एक साथ 0 हो गई। तो उसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। यानी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप कर ली बॉडी ने, उससे बाहर निकल गई, तो इसी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी। मान लो
फॉर एग्जाम्पल अर्थ के लिए वो जो वेलोसिटी है, फॉर एग्जाम्पल वो कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 11,200 मीटर पर सेकेंड है। मान लो कि अगर इस स्पीड से मैंने फेंका ना, तो ये ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाती है, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई और इसी समय ना जी डैश की वैल्यू भी 0 हो गई। वेलोसिटी 0 हो गई मतलब ऊपर नहीं जाएगा, जी डैश की वैल्यू 0 हो गई मतलब नीचे भी नहीं आएगा, वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसी स्पीड को हम क्या कहेंगे, एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। अब एक बात बताओ, मान लो मैंने इसको u इज इक्वल्स टू 15,000 मीटर पर सेकेंड दे दिया, 11,200 में तो ये लटक गई बॉडी, अब नीचे नहीं आ रही है। बताओ 15,000 मीटर पर सेकेंड पे क्या होगा? क्या ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर पाएगी? 100%। जब 11,200 में कर रही है तो इसमें तो करेगी, लेकिन पता है जब ये इस पॉइंट पे पहुंच गई, यहाँ पे जी डैश की वैल्यू तो 0 हो गई, लेकिन अभी वेलोसिटी तो 0 नहीं हुई होगी, क्योंकि वेलोसिटी जब इतनी स्पीड से फेंकते हैं ना, तब दोनों की वैल्यू एक साथ 0 हो जाती है। आपको पता है ना, जी की वैल्यू ऊपर जाने पे कम होने लगती है, और वेलोसिटी तो ऑब्वियसली कम हो ही रही है। दोनों एक साथ 0 हो गए मतलब ना तो ये ऊपर जाएगी ना तो ये नीचे आएगी, वही लटक गई। लेकिन आपने उससे भी ज्यादा स्पीड से फेंका ना, तो देखो ग्रेविटी तो 0 हो गई, अब नीचे ये तो खींचने वाला कोई है नहीं, लेकिन ऊपर जाने वाली जो इसकी स्पीड थी, मान लो यहाँ पे वो रह गई, धीरे धीरे कम होते होते मान लो यहाँ पे 100 मीटर पर सेकेंड रह गई। अब इसको नीचे खींचने वाला तो कोई है नहीं, तो पता है 100 मीटर पर सेकेंड से आगे चलती रहेगी हमेशा हमेशा। इसलिए जो मतलब जैसे वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 का नाम आप लोगों ने सुना है, ऐसे सैटेलाइट है जिनको ना अर्थ से बाहर भेज दिया गया, वो आज भी चलते चले जा रहे हैं। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उन्होंने जैसे ही एस्केप किया, उसके बाद अब उनको रोकने वाला कोई है नहीं, वो कंटिन्यू चले जा रहे हैं। तो क्या इसको मैं एस्केप वेलोसिटी कहूंगा? नहीं, ये एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वैल्यू है। एस्केप वेलोसिटी ये है, ये पूछता है एग्जाम में कि अर्थ के लिए ना एक्चुअली एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, उसी को मैंने मीटर पर सेकेंड में लिखा है। क्वेश्चन पूछ देता है 15 किलोमीटर पर सेकेंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को फेंका है, क्या ये इसके लिए एस्केप वेलोसिटी है? तो आप बोलेंगे नो, इट इज मोर देन द एस्केप वेलोसिटी, बिकॉज एक्चुअल एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है उसकी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से जब आप ऊपर फेंकोगे ना, तो इसमें खास बात क्या है, ना तो बॉडी अब उधर जा रही है ना तो इधर आ रही है, वो एक जगह फिक्स हो गई है। अच्छा, इससे कम स्पीड से फेंकोगे तो क्या होगा? हाँ, इससे कम स्पीड से फेंकोगे ना तो बॉडी यहां तक पहुंची, वेलोसिटी तो 0 हो गई, लेकिन जी डैश अभी 0 नहीं हुआ है। तो अगर इससे कम स्पीड से फेंके तो बॉडी नीचे गिर जाएगी, इससे ज्यादा स्पीड से फेंके तो बॉडी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि रोकने वाला तो खत्म हो गया लेकिन वेलोसिटी अभी भी बची हुई। तो ये बहुत एक बैलेंस वाली चीज है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से आप फेंकोगे तो बॉडी एक जगह जाके स्टेशनरी हो जाती है। तो इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो इसको हम लोग डिराइव करना सीख लेते हैं, कैसे इसको डिराइव करना है। लिखिएगा एस्केप वेलोसिटी। इसकी फिजिकल मीनिंग तो समझ में आ गई ना? लिखिएगा द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, इसलिए देखो मैंने मिनिमम बोल दिया, कम से कम इतनी वेलोसिटी तो चाहिए। द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच, द मिनिमम वेलोसिटी with which a body must be projected। प्रोजेक्टेड का मतलब ही होता है फेंकना, जैसे प्रोजेक्टाइल्स होते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन हम पढ़ते हैं, जिसको भी आप फेंक रहे हो ना उसको हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन या प्रोजेक्ट करना कहते हैं। बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड so that it just overcome the gravitational pull and will not come back again। और ये कभी वापस नहीं आएगा। and will not come back again, will not come back again। पैराग्राफ चेंज करके the work done to displace a body, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे the work done to displace a body from the surface of earth
फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के बाद ये चीज लिख लेना, सरफेस ऑफ अर्थ पे आर की वैल्यू कितनी होती है? कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होता है? अर्थ की रेडियस। तो हम लोग ना डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये अर्थ है हमारी, इससे ये वाली डिस्टेंस भी ना आर कहलाती है, ये वाली डिस्टेंस भी आर कहलाती है। मतलब स्मॉल आर का मतलब क्या है? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। अर्थ की सरफेस पे ये जो स्मॉल आर है वो किसके इक्वल हो जाता है? कैपिटल आर के। तो अर्थ की सरफेस पे स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाता है? कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है? अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ब्रैकेट में आर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट क्लोज टू इंफिनिटी। पता है इस पॉइंट को ही ना हम लोग क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। मतलब ये इतना दूर चला गया है कि अर्थ का ग्रेविटेशन का कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो यही इसके लिए इंफिनिटी है, यही इसके लिए इंफिनिटी है। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, द वर्क इज प्रोवाइडेड टू बॉडी, द वर्क इज प्रोवाइडेड, बॉडी को वर्क प्रोवाइड किया गया है तभी तो वो ऐसे ऊपर पहुंच पाई है। और उसको कौन सी एनर्जी दी गई है? आपने कौन सी एनर्जी दी उसको? आपने वेलोसिटी दी है ना उसको, मतलब कौन सी एनर्जी दी उसको आपने? काइनेटिक एनर्जी दी। लेकिन वो एक बहुत हाइट पे जाके रुक गई, मतलब अब इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई कि अभी कुछ बाकी है? पूरी कन्वर्ट हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई ना, मैंने बताया वहां जाके रुक जाती है। तो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो पूरी की पूरी क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो अक्षत भैया बताएंगे किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है तो फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे मैं एक स्पेसिफिक वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, कौन सी? एस्केप वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी वही निकालना है मुझे। और ये पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट होने वाली है? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी ही कितनी होती है? जी एम एम अपॉन आर, जी एम एम अपॉन आर। तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिख लीजिए इसको, मैंने क्या लिखवाया? द वर्क इज प्रोवाइडेड टू बॉडी बाय गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी, बाय गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी, इसकी जगह कैपिटल आर, बाय गिविंग इट कैपिटल सॉरी बाय गिविंग इट काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट लाइन में हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाफ एम वी स्केप का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। मैंने यहाँ पे कैपिटल आर क्यों लिया? क्योंकि सरफेस से बॉडी को, आप वेरी गुड, क्योंकि आपने इसको कहां से फेंका है? सरफेस से फेंका है। और सरफेस के पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, सॉरी सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी है। अब इसको आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी देना है, तो सरफेस के ऊपर था इसलिए मैंने स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लेके रखा हुआ है। ठीक है, आपको पता है, चलो छोड़ो। इसके बाद अब आपको वी स्केप की यहाँ से वैल्यू निकालना है। तो दोनों साइड से स्मॉल एम और स्मॉल एम को मैंने काट दिया, तो वी स्केप इज इक्वल्स टू क्या बचेगा? 2 इधर चला जाएगा, 2 जी एम अपॉन आर का स्क्वायर रूट, यही स्केप वेलोसिटी। और जो बच्चे स्मॉल जी के बारे में पढ़ चुके हैं बताइए फॉर्मूला। अदिति, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, अब जितनी बार भी फॉर्मूला आएगा मैं आपसे पूछूंगा, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू, देख लो ध्यान से, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे मैं क्या लिख दूं? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। वहां पे देखो जी एम बाई आर तो दिख रहा है ना, इसको मैं कैपिटल जी के बदले छोटे जी के फॉर्म में भी लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे जी एम बाई आर स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? जी एम बाई आर इंटू 1/r, ऐसा लिख सकते हैं ना, जी एम बाई। और देखो यहाँ पे तो वो दिख रहा है हमको क्या? कैपिटल जी। यही किसकी वैल्यू? सॉरी, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, जी एम बाई आर को रिप्लेस कर दूंगा, तो जी एम बाई आर की जगह क्या लिख सकता हूँ? जी इंटू आर। अरे इस गोले को रिप्लेस करना है, इस गोले की जगह पे क्या हो जाएगा? देखो जी इंटू आर इज इक्वल्स टू जी एम बाई आर। इस आर को मैंने वहां भेज दिया, तो जी एम बाई आर वहां दिख रहा है, उस जी एम बाई आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? जी आर। समझ में आया ना कैसे लिखा? तो इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू
2gr। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत बहुत। तो ये हमारा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। एस्केप वेलोसिटी के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, √2g कैपिटल M बाई R, और दूसरा फॉर्मूला √2 छोटा g r। दोनों फॉर्मूले अपने अपनी इंपॉर्टेंस है। कई बार आपको ना मास दिया रहेगा किसी प्लेनेट का और बोलेगा कि बताओ उसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी, तो ये फॉर्मूला लगाओगे। कई बार बोलेगा कि एक प्लेनेट है, उसके लिए ना इस ग्रेविटी की वैल्यू इतनी है और उसकी रेडियस इतनी है, तो भाई अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉर्मूला लगेगा, वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये वाले फॉर्मूले हो गए। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, अर्थ के लिए स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड सरफेस पे जी की वैल्यू, और आर कितना होता है? 6400 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन आया है कि अर्थ के लिए आप एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, तो अर्थ के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ। सिर्फ इतना ही लिखा था। आपको पता है कि अर्थ के लिए जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर की वैल्यू होती है 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। 6400 किलोमीटर रेडियस है। तो एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप लोग? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि आपको स्मॉल जी और आर की वैल्यू पता है। 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³। जब इसमें आप वैल्यूज पुट करोगे ना तो आपको मिलेगा 11200 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से हम लोग बोल देंगे अर्थ की वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कितनी है? इतनी किलोमीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है? अगर इस पेन को मैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दूंगा ना, तो ये कभी अर्थ पे वापस नहीं आने वाला है। तो इसके लिए एस्केप वेलोसिटी यही है, 11.2 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इसके लिए 11.2 किलोमीटर, हाँ रिया रीमा कश्यपी नहीं। तो देखो फॉर्मूले में कहीं पे भी स्मॉल एम आ रहा है क्या? स्मॉल एम नहीं आ रहा है, यानी कि आप किसी भी बॉडी को फेंको, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है? 11.2 किलोमीटर। मतलब मास पे डिपेंडेंट नहीं है। इस पेन को भी अगर मुझे ना बाहर फेंकना है अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से, तो मुझे इतनी स्पीड पे फेंकना होगा। इस चेयर को भी उसी स्पीड पे, इस बिल्डिंग को भी अगर एस्केप वेलोसिटी यही वाली मैंने दे दी, तो ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बार क्वेश्चन पूछा है, पता है क्या? कि दो बॉडीज हैं जिनके मास का रेशियो है 10:1। बताओ इनकी एस्केप वेलोसिटी का रेशियो कितना होगा? कितना होगा एस्केप वेलोसिटी का रेशियो? 1:1, क्योंकि मास पे डिपेंड ही नहीं करता। लिखिएगा स्टार पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास। क्या इसमें कुछ एंगल वेंगल आया क्या? मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट ही फेंकना है। मैंने तो कुछ ऐसा बोला नहीं, ये किसी भी एंगल पे फेंको, किसी भी एंगल के ऊपर इसको फेंको। ये भी आप इसमें ऐड कर लेना। लिखो, escape velocity does not depend upon mass of body, comma angle and direction of projection। ना मास पे डिपेंड करती है, ना तो एंगल पे डिपेंड करती है आपने किस एंगल पे फेंका है। उसके बाद सेकंड लिखिएगा। ये सेकंड वाला हमें ना बाद में समझ में आएगा जो हम लिख रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है? विप्लव को पता होगा, मून पे कोई एटमॉस्फेयर है? वहां पे एयर ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे एयर है, इसका प्रेशर है कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मून के ऊपर कोई एयर नहीं है। ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ ना कुछ खास बात होगी। पता है, ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक जगह पे फिक्स नहीं होते, ये बहुत रैपिडली मूव करते रहते हैं। तो मून का ना एस्केप वेलोसिटी इतना कम है कि वो जो एयर के पार्टिकल्स है ना, उससे ज्यादा स्पीड से इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो अर्थ की मून की सरफेस को छोड़ के कब का जा चुके हैं। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस पॉइंट लिख लो। ये 1 मार्क में पूछता है, क्योंकि बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। एटमॉस्फेयर ऑन मून इज अब्सेंट। वहां पे एयर का एक भी मॉलिक्यूल नहीं है।
atmosphere on moon is absent because रूट मीन स्क्वायर, इसको आरएमएस वेलोसिटी कहते हैं। बिकॉज क्या है, पार्टिकल्स की ना अलग अलग स्पीड होती है, हमने उनका ना एक एवरेज निकाल के रखा हुआ है, उसी एवरेज को हम लोग क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। इस क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के 30 अलग अलग स्पीड में दौड़ रहे हैं। मैंने बोल दिया एवरेज यार, सब लोग 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ते हैं, तो वही एवरेज को हम क्या कहते हैं, आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एटमॉस्फेयर ऑन मून इज एब्सेंट बिकॉज RMS velocity of gas particles, RMS velocity of gas particles is greater than the escape velocity. मून की escape velocity कितनी है? मून की escape velocity अगर मैं आपको उसकी g की वैल्यू और उसके r की वैल्यू दे दूं तो आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत आराम से कैलकुलेट करेंगे। तो मून की जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी है, 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। नीचे स्टार पॉइंट बना के लिख लो, स्टार पॉइंट बना के। तो देखो एस्केप वेलोसिटी 2gr ऐसी होती है मून के लिए। एस्केप वेलोसिटी फॉर मून, मून के लिए है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, कोई बच्चा बता सकता है जुपिटर के लिए ज्यादा होगी या कम होगी एस्केप वेलोसिटी? जुपिटर का रेडियस कम है कि ज्यादा हमसे? बहुत ज्यादा। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो उसके लिए भाई आर की वैल्यू ज्यादा है, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी। अंदाजा लगाओ कितना होगा एस्केप वेलोसिटी, ऐसी रफ गैस। 60, बहुत क्लोज था आपका, 60 किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, विप्लव बोल रहा है सन के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी है? भाई सन पे जाके फेंकोगे किसी चीज को, चलो विप्लव फेंकेगा, तो करीब करीब ना 618 किलोमीटर पर सेकेंड है। इतनी स्पीड से फेंकोगे तब सन की ग्रेविटेशनल पुल को छोड़ के बाहर निकल पाएगी बॉडी। विप्लव ट्राई करना इसको, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो फटाफट। किसमें? अर्थ और मार्स में। मार्स का मेरे ख्याल से 6 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, 6 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी जनरल नॉलेज के लिए, मून का मास अर्थ के कंपैरिजन में कितना होगा? मान लो अर्थ का मास 100 केजी है, 100 केजी अर्थ का मास है, तो मून का मास कितने केजी होगा? ऐसी रफ गैस। 20, इन्होंने बोला 20 केजी होगा। और कोई? सब इससे सहमत है? अर्थ का जो मास है ना, अर्थ का मास वो है 6 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, और जो मून का मास है वो है 7.2 समथिंग 10 टू द पावर 22 केजी। इसका मतलब जो मून का मास है ना वो 1.2% ऑफ अर्थ का मास। देखो ना, 24, 22, 100 टाइम्स ऑलमोस्ट ज्यादा, तो 1.2% है मून का मास अर्थ के दिखता कितना बड़ा है ना, लेकिन उसका जो मास है ना अर्थ के कंपैरिजन में 1.2% है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है। उसकी रेडियस कितनी है मून की? 1.76 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। और अर्थ की कितनी है? हाँ, अर्थ की तो सबको पता है। चलो क्वेश्चन लिखो यार पहले तो। क्वेश्चन मैं एकदम फुद्दू वाला नहीं कराऊंगा कि भाई ये जी है ये आर है तो बताओ उसका वी कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा वाला करेंगे, है ना। लिखिएगा, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी। अच्छा एक बात बताओ, अर्थ की सरफेस से मैं फेंक रहा हूं, इसलिए मुझको इतनी वेलोसिटी से फेंकना पड़ रहा है। अगर मैं हेलीकॉप्टर में या हवाई जहाज में बैठ के बहुत ऊपर चले जाऊं, बहुत ऊपर अर्थ की सरफेस से, और वहां से फेंकूं, मुझे सेम स्पीड में फेंकना होगा या कम या ज्यादा? और ज्यादा स्पीड में फेंकना होगा। कम ना यार, वैसे तो कितना ऊपर आ चुका हूं मैं, अब तो बहुत कम स्पीड से फेंकूंगा तो भी काम चल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो ये क्वेश्चन ना उसी के लिए है।
ऊपर जैसे जैसे जाओगे अर्थ की सरफेस से जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है, कम। तो आप ऐसी जगह पे पहुंच गए हो जहां जी की वैल्यू बहुत कम है, वहां से फेंकना है अब आपको। तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है ये, लिखिएगा। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी फॉर एन पार्टिकल which is 1600 kilometer above, which is 1600 kilometer above the earth's surface take acceleration due to gravity at earth surface is equals to 9.8 meter per second square and radius of earth is equals to 6400 into 10 to the power 3 मीटर। चलो बताओ, 1600 किलोमीटर ऊंचाई पे एक छोटा सा पार्टिकल है, उसके लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी? अच्छा, इसको इतना पूरा सही किए हो, पर इसमें ना वैल्यूज पुट मत करो अभी। अभी एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में ना सारी चीजें रखो, देखना कुछ कुछ चीजें कट जाएंगी, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब उसके बाद वो उसके लिए आर की वैल्यू कितनी है, मतलब अर्थ की सरफेस से कितना ऊपर है वो? हाँ, बस यही क्लू है। देखो ये जो बॉडी है ना, वो अर्थ की सरफेस से बहुत हाइट पे रखी हुई है, ये देखो यहां तक। अब जी का जो फॉर्मूला है वो कितना है, 2 × G × R, सॉरी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2GR। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 11.2 किलोमीटर। जब बॉडी आपने कहां पे कंसीडर करी थी, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर रखने पे 11.2 आया था, लेकिन अभी क्या सरफेस के ऊपर है क्या बॉडी? नहीं, अर्थ की सरफेस से भी बहुत ऊंचाई पे है वो। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ, VE इज इक्वल्स टू 2 × क्या यहाँ पे जी की वैल्यू भी 9.8 रहेगी? ये 1600 किलोमीटर ऊपर है, यहाँ पे तो जी डैश रहेगी ना। और जी डैश में कैसे निकालूंगा बताओ, मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं? मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है, सही है या गलत है? गलत है। ये वाला हम लोग कब लगा सकते हैं, जब अर्थ की सरफेस से बिल्कुल पास में हो बॉडी। लेकिन अभी अर्थ की सरफेस से बहुत हाइट पे है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसलिए मैं ये वाले फॉर्मूले को यहाँ काट रहा हूं कि ये आपको याद रहे बाकी में। और फॉर्मूला क्या लगेगा एक्चुअली, G इज इक्वल्स टू G डैश R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, जो भी है फॉर्मूला। R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, ठीक है फॉर्मूला। तो इसको मैंने लिख दिया कि वहां पे G डैश की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे मैं G डैश लिखूंगा और यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, R प्लस H। बस यही इस क्वेश्चन की खास बात है कि अर्थ की सरफेस से भैया ऊपर है। अगर यहीं पे होती तो मैं लिखता सीधा G, और यहीं पे होती तो मैं लिखता कैपिटल R। पर बॉडी यार यहाँ है ना, तो यहाँ तो G भी अलग है और उसकी सेंटर से डिस्टेंस भी अलग है। तो देखो 2 की जगह पे 2 लिखा, अब इसकी जगह पे लिखूंगा क्या, G इंटू R स्क्वायर अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर। देखो ये G की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद उसको लिखूंगा, ये कितना है, R प्लस H। देखो उस पार्टिकल के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालना है जो कि 1600 किलोमीटर ऊपर है, तो उसके लिए G की वैल्यू अलग होगी भाई। और 1600 किलोमीटर ऊपर है, सरफेस पे होता तो मैं कैपिटल R लिखता,
लेकिन वो ऊपर है ना, इसलिए आर प्लस एच लिखा हमने। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से आर प्लस एच कट जाएगा, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए पहले ही वैल्यूज पुट नहीं करेंगे हम लोग। तो एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। इसमें वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। यहां पे हम लोग किसकी वैल्यू रखते हैं हमेशा, अर्थ के सेंटर से वो कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। पिछली बार हम लोगों ने कितना रखा था, आर रखा था, क्योंकि वो कहां रखा हुआ था, सरफेस पे, हम सरफेस पे खड़े थे। अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लिखना है। एक्चुअल फार्मूला जो था ना, उसमें नीचे आया था आर, याद है? हमने इसको जी के साथ बनाने के लिए कुछ कुछ किया और उसके कारण वो आर ऊपर आया था। फॉर्मूला याद रखो, एस्केप वेलोसिटी क्या है ये आपको पता है, और फॉर्मूला, बस इतना कॉम्बिनेशन, बहुत ज्यादा पीएचडी भी नहीं करना है हमको। तो इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे तो पता है हमें एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे मिलने वाली है। मैं आंसर बता रहा हूं आप लोग लेकिन इसको सॉल्व करना। 10.02 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, यानी कि हो जाता है ये 10.02 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना इसका आंसर आएगा। तो सोचो अर्थ की सरफेस से 11.2 पे फेंकना पड़ रहा है, तुम 1600 किलोमीटर ऊपर चले गए तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड से अभी भी फेंकना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। तो ये वाली सब चीजें सॉल्व हो जाती है या नहीं, इसकी प्रैक्टिस रखना। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हम यहीं पे छोड़ देते हैं जब, तो यहाँ पे लाके फिर आगे सॉल्व करते बनता नहीं है। हो गया, चलिए हेडिंग डालिएगा अब, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। लिख दे रहा हूं बोर्ड पे, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। इसने 3 लॉ दिया है, वो तीनों हमको यहाँ पे ध्यान से देखना है, और बहुत इजी है, बहुत इजी। लिखिएगा, नंबर 1 को हम कहते हैं द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा पहले मिसकंसेप्शन था कि बीच में जो सन है और जो हमारी अर्थ है ना, एक सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करती है। इलेक्ट्रॉन बना दिया मैंने, अर्थ जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूम रही है, ये हमारा जो मिसकंसेप्शन था। बाद में पता चला कि ये गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो अर्थ है वो एक्चुअली, ये हमारा सन है और इसके चारों तरफ एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, एलिप्टिकल ऑर्बिट इसके अराउंड गोल गोल घूम रही है। एलिप्स सब लोग जानते हैं, एलिप्स क्या होता है, जैसे सर्कल में एक इसका फोकस होता है, सेंटर होता है, लेकिन इसमें ना 2 सेंटर्स होते हैं जिनको हम लोग अब सेंटर नहीं कहते, क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो एक फोकस के ऊपर सन है और दूसरे फोकस के ऊपर कुछ नहीं है। तो अर्थ का जो पाथ है ना, ऐसा है, एलिप्टिकल पाथ है। लिखिएगा नंबर 1, ये आपको सीधा पूछता है कि इसके लॉ को बताइए, तो पहला लॉ यही है, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। उसके बाद इसको बड़े बड़े अक्षर में अंडरलाइन करके उसके बाद नीचे लिखना कि ये क्या है। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, every planet revolves around the sun in an elliptical orbit, in an elliptical orbit with sun at one of the focus, with sun at one of the focus। इसमें आप लोग डायग्राम भी बनाएंगे। पहले तो एक एलिप्स बना देते हैं,
ये हमारा एलिप्स है। देखो एलिप्स में क्या होता है, एक ये वाला एक्सिस होता है जिसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है। उसके बाद एक और एक्सिस होता है जिसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं। यहां से यहां तक के ये माइनर एक्सिस, एग्जैक्टली ये और एग्जैक्टली ये मेजर एक्सिस। ये दोनों जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं वो सेंटर ऑफ एलिप्स होता है। लेकिन इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे एक फोकस होता है और यहाँ पे एक फोकस होता है। फोकस की खास बात क्या होती है, चलो छोड़ा, भी उसको डिस्कस नहीं करते। इसके एक फोकस के ऊपर क्या है, यहाँ पे सूर्य देवता विद्यमान है और अर्थ जो है ऐसे इसके ऊपर ऑर्बिट कर रही है, इस पूरे पाथ के ऊपर। तो इस डायग्राम को बना लीजिए। मैथ्स पढ़ चुके हो तो आप बताएंगे फिर एलिप्स क्या होता है, ये फोकस की क्या प्रॉपर्टी है। सन भी फोकस में रोटेट नहीं बोलना, ऐसा नहीं करता सन। सन जो है वो हमारी जो मिल्की वे है उसके चक्कर लगा रहा है और हमारा पूरा नहीं, इसमें वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं करता। हल्का सा भी इधर से उधर हुआ ना तो अर्थ के ऊपर पूरा प्रलय आ जाएगा, भूकंप। वो अपनी जगह पे है। हाँ, लेकिन ये बात है कि जो सन है ना वो भी एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो भी हमारी मिल्की वे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और एक खास बात कि यहीं पे फिक्स नहीं है, ये भी ना अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है देखो, दो लोग जब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे होते हैं, जैसे कि बचपन में देखना बच्चे लोग खेलते थे, आमने सामने खड़े हो जाएंगे ऐसे हाथ पकड़ के और फिर गोल गोल घूमते थे, तो दोनों के दोनों स्ट्रेट खड़े होते थे या झुक जाते थे, दोनों झुक जाते हैं, है ना। तो उनका जो कॉमन सेंटर होता है ना वो दोनों के हाथ के बीच में होता है। लेकिन सोचो अगर एक बंदा बहुत हैवी है और दूसरा सामने वाला एकदम लीन है, अगर ये कुछ ज्यादा ही झुक गया सेम अमाउंट में तो ये तो गिर जाएंगे इस तरफ। तो क्या होता है, जो लीन बंदा है वो ज्यादा झुकता है और जो थोड़ा सा हैवी है वो ना उतना ज्यादा नहीं झुकता। तो वैसे सन बहुत ज्यादा हैवी है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो सन है और ये जो हमारी अर्थ है, अभी ना थोड़ी देर के लिए इसको सर्कुलर ऑर्बिट मान लो अगर, कि ये हमारी अर्थ है, तो हमें ऐसा लगता है कि अर्थ जो ना है सन के सेंटर के चक्कर लगा रही है, बट ऐसा नहीं है। ये हैवी बॉडी है, इसको भी हल्का सा झुकना पड़ेगा। भले बहुत हैवी है लेकिन इसका भी तो कुछ ना कुछ मास है ना, तो इसको भी थोड़ा सा, जो भी मोटा आदमी होगा उसको भी थोड़ा सा झुकना पड़ेगा ना, नहीं तो वो बैलेंस नहीं कर पाएगा उसको। तो जो हमारा सन है और अर्थ है, इनका ना एक कॉमन सेंटर है यहाँ पे कहीं, जो कि सन के सेंटर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे, इसको बैरी सेंटर कहते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। मेरे ख्याल से वो उसके बारे में बोल रहे होंगे। सन के स्तर एकदम ना अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, सन भी ना थोड़ा सा ऐसे ऐसा घूमता है। हाँ थोड़ा सा, नहीं नहीं पूरा नहीं, सन अपनी जगह पे थोड़ा सा घूमता है, इतना कम डिस्टेंस है कि उसका जो सेंटर है ना जिसके अबाउट घूम रहा है वो सन के अंदर ही है। मतलब समझ जाओ सन ऑलमोस्ट अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, बस थोड़ा सा डिस्टेंस पे उसका जो सेंटर है। कितना समझ में आया। जैसे देखो ये जो बॉटल है, ये अगर अपने ही सेंटर के अबाउट रोटेट करेगी तो ऐसी दिखाई देगी, लेकिन ये ना इसके अबाउट रोटेट कर रही है। देखो अब इसका रोटेशन देखो, ये थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है, तो ये इस पेन के अबाउट रोटेट कर रही है। इसका जो सेंटर है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन वो बिल्कुल इसके अंदर ही है, और इसी को हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, चलिए दूसरा लिखिए, द लॉ ऑफ एरिया। द लॉ ऑफ एरिया, द लॉ ऑफ एरिया, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये देखो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ जो है ना उसका पाथ है जिसके ऊपर ये रोटेट कर रही है। अब देखो मैं ना एक महीने में ना इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं अर्थ के लोकेशन का। मान लो मैंने ना यहाँ पे अर्थ को सबसे पहले देखा, ये वाला महीना था मान लो कौन सा,
ये वाला महीना था मई का, मई, 1 मई, मई फर्स्ट को मैंने देखा, मैं ऊपर कहीं चला गया अपने यान को लेकर, ऊपर से देख रहा हूँ अर्थ ना वहां पे दिखी मुझे। अब एग्जैक्टली 1 महीने बाद मैं अर्थ की दोबारा फोटो खींच रहा हूँ। मैंने अर्थ की दोबारा जब फोटो खींची ना, तो 1 महीने के बाद डेट कौन सी होगी, जून फर्स्ट। तो मुझे अर्थ यहाँ पे दिखाई थी, मैं ऊपर से फोटो खींच रहा हूँ बस, 1 महीने बाद अर्थ मुझे वहां से वहां जाती हुई दिखाई दी। अब मैं ना 4-5 महीने के लिए सो गया, एक्सपेरिमेंट करते करते सो गया। अब मेरी नींद कब खुली, 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। तो अर्थ यहां कहीं रही होगी दिसंबर फर्स्ट को, भाई जून था ना, तो दिसंबर को यहां कहीं पे आ गई होगी। अब मैंने सोचा कि अर्थ यार इतना मूव करती है 1 महीने में, तो 1 जनवरी को अर्थ कहां पहुंच गई होगी, यहां कहीं पे पहुंच गई होगी या पहुंच जाएगी, मैंने ऐसा सोचा। लेकिन पता है जब 1 जनवरी की सुबह में उठा और अर्थ की जब फोटो खींचा, तो अर्थ कहां पहुंच चुकी थी, अर्थ यहां पहुंच चुकी थी। ये क्या है, जनवरी फर्स्ट, हैप्पी न्यू ईयर। वहां देखो 1 महीने में कितनी कम डिस्टेंस कवर की है, और यहाँ पे 1 महीने में कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ली अर्थ ने। यानी कि अर्थ की स्पीड ना यार कांस्टेंट नहीं है, अर्थ कभी स्लो मूव करती है, कभी फास्ट मूव करती है। अच्छा परसों डेट क्या थी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स डे होता है, जो मैथ्स के स्टूडेंट उनको पता होना चाहिए, क्योंकि उस दिन किसका बर्थडे है, सर रामानुजन का बर्थडे है। रामानुजन का स्क्वायर जानते हैं आप लोग जाके रामानुजन स्क्वायर को स्टडी करना, आज उसको गूगल करना कि क्या होता है। उसके बाद दूसरी चीज ये होती है कि 22 दिसंबर को ना सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है 22 दिसंबर को। पता है ऐसा क्यों होता है, अर्थ एग्जैक्टली यहाँ पे होती है, एग्जैक्टली यहाँ पे। उसका रीजन पढ़ेंगे आप लोग, ज्योग्राफी वगैरह में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे, कि 22 दिसंबर को अर्थ यहाँ पे होती है, और पता है 22 जून को अर्थ यहाँ पे होती है, इसलिए उस दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात, क्यों ऐसा होता है वो अपन बाद में देखेंगे। सॉरी थोड़ा सा हाँ सही बताया मैंने, यहाँ पे 22 जून को होती है, वहां पे 22 दिसंबर को होती है, इसीलिए। चलो वापस इस पे आते हैं। तो ये फेनोमेना मैंने देखा कि यार 1 महीने में बस इतना मूव करी, लेकिन यहाँ पे 1 महीने में इतना, क्या ठंड का मौसम है इसलिए बहुत फास्ट मूव करी क्या, नहीं। इसके पीछे का रीजन किसने बताया, केपलर ने बताया। उसने बोला ये जो तुम फोटो खींच के लेके आए हो ना, चलो इस फोटो को हम लोग ना डिस्कस करते हैं। ये सन का सेंटर है, सन के सेंटर से पहले अर्थ की पुरानी वाली लोकेशन को जोड़ दो। मैंने इसकी पुरानी वाली लोकेशन को जोड़ दिया, मैंने इसकी पुरानी वाली लोकेशन को जोड़ दिया। अब इसने बोला अर्थ के सेंटर से इसकी नई वाली लोकेशन को जोड़ दो जो आपने 1 महीने बाद खींची थी। क्या आप लोग जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। इसके बाद उसने बोला कि एक काम करो यार, तुम ये वाला एरिया निकाल लो, ये वाला एरिया। मैंने ये वाला एरिया निकाल लिया, पता है ये कितना आया, फॉर एग्जाम्पल ये आया 100 मीटर स्क्वायर, फॉर एग्जाम्पल 100 मीटर स्क्वायर। तो उसने बोला अब एक कमाल का कोइंसिडेंस देखो, यहाँ पे भी आप क्या करो, सेम काम करो, पुरानी वाली लोकेशन को जोड़ो और नई वाली लोकेशन को जोड़ो। 1 महीने, इसमें भी 1 महीने का टाइम था और इसमें भी 1 महीने का टाइम है। उसने बोला भाई अब फिर से क्या करो, ये वाले एरिया को कैलकुलेट करो। पता है जब मैंने ये वाला एरिया कैलकुलेट किया तो कितना आया, ये भी 100 मीटर स्क्वायर आया। तो केपलर ने बोला कि कोई भी प्लेनेट ना एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर एरिया को स्वाइप करता है। 1 महीने में इसने कितना एरिया स्वाइप किया, 100 मीटर स्क्वायर। यहां भी 1 महीने में कितना करेगा, 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन एक बात अच्छा एक बात बताओ, आपके हाथ में बहुत लंबी सी झाड़ू है, आप ऐसे करोगे तो बहुत लंबा सा एरिया आप स्वीप कर लोगे। लेकिन अगर छोटी सी झाड़ू है तो आप क्या करोगे, सेम टाइम में बहुत कम एरिया स्वीप होगा ना। लेकिन आप क्या चाहते हो, उतना ही एरिया स्वीप हो तो आप क्या करोगे, बहुत लंबा आर्क ले लोगे ताकि सेम एरिया आपको मिल जाए। तो अर्थ भी क्या करती है, यार मैं बहुत पास हूं तो मैं बहुत स्पीड में चल लूं, सो दैट एरिया मेरा सेम आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, अर्थ ने 1 महीने में जितना एरिया स्वीप की, कहां से, अर्थ के सेंटर से जोड़ने पे ये जितना भी एरिया ये क्लियर करती है ना, अगले 1 महीने में भी ये इतना ही एरिया स्वीप करेगी। आप कहीं पे भी निकाल लो, 1 महीने का गैप यहां ले लो, 1 महीने का गैप यहां ले लो, हमेशा ऐसे ही होता है।
कि अर्थ जो है ना सेम टाइम पे, एक दिन का भी ले लो, अगर यहां से यहां आपने देखा एक दिन में कितना स्वेप करी है, यहां पे भी एक दिन का निकालोगे ना तो सेम एरिया स्वेप करती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरिया भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। क्या इतना समझ में आ गया? तो सेम टाइम पे सेम एरिया ये कवर करने वाली है। हाँ चेंज हो जाती है ना, उसी को देखना है हमको आगे। ठीक है, लिखिएगा। क्या लिख रहे थे हम लोग? द लॉ ऑफ एरिया, हाँ। द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट, द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लेनेट स्वीप, झाड़ू लगाना, ये देखो लिखा है स्वीप्स। The line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal interval of time. Equal areas in equal interval of time. Paragraph change. According to this law, planet will move slowly. Planet will move slowly when it is farthest. ये देखो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी है। वेलोसिटी हम कैसे बनाते हैं, हमेशा टेंजेंशियल बनाते हैं पाथ पे, इसलिए टेंजेंशियल बनाए हो। आप बोलोगे अर्थ इधर थोड़ी ना जा रही है, पर जो भी पाथ होता है इसके ऊपर टेंजेंशियल। और यहाँ पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वी मैक्स। भाई यहाँ जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा तभी तो सेम एरिया को कवर कर पाएगी। लिखेगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ प्लेनेट विल मूव स्लोली व्हेन इट इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन एंड मूव rapidly when it is nearest to the sun, area to the sun. उसके बाद ना ये वाला डायग्राम बनाओ एकदम फास्ट। आगे कैलकुलेशन पर्पस के लिए मैं इस एरिया को नाम दे देता हूं एरिया 1 और इसको नाम दे देता हूं एरिया 2, जबकि दोनों सेम है, A1 इज इक्वल्स टू A2 है। इस पॉइंट पे पता है जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम वेलोसिटी, और यहां पे आर मिनिमम है, मिनिमम आर मैक्सिमम वेलोसिटी। ये चीज याद रखना, देखो मिनिमम आर मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम आर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम आर मिनिमम वेलोसिटी। आर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताइए, किसी ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाँ, इस ट्राइंगल का देखो, ये बेस है और ये जो है ना ये हाइट है, तो इसका एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल कैसा भी हो, हाफ बेस इंटू हाइट उसका एरिया होता है। यहां पे भी देखो ऐसा फील नहीं हो रहा है ये कोई एक ट्राइंगल जैसा है, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है। अगर ये ट्राइंगल है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू ये वाली जो डिस्टेंस होगी एवरेज, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, हाइट। और यही क्या होती है, रेडियस ऑफ द पाथ होती है। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे रेडियस हमेशा चेंज हो रही है, लेकिन इस मोमेंट पे इसकी एक कॉमन रेडियस होगी एवरेज, उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए जरूरी है, लिखिएगा एरिया कवर्ड बाय प्लेनेट
एरिया कवर्ड बाय प्लेनेट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। देखो मैंने एकदम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लिया है, एकदम शॉर्ट, यानी कि यहां से यहां और यहां से ये यहां, ये इतना छोटा सा ये वाला तो दिख रहा है ना, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन के जैसा। भाई ये वाला जो होगा ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा ही होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा लिया है मैंने, इसलिए हम उसको एक स्ट्रेट लाइन, एक ट्रायंगल टाइप कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, आर। और ये क्या होगा, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, डिस्टेंस ही तो है, अर्थ कितने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस ही तो निकालना है आपको, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। लिखिए चलिए, एरिया कवर्ड बाय प्लेनेट इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ये छोटा सा एरिया का नाम मैंने डी ए दे दिया है, ये छोटा सा एरिया है ना, इसलिए इसका नाम भी मैंने डी ए, ये छोटू सा एरिया है, तो ये एरिया कितना है, डी ए। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, डी ए इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, यानी उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो ये कितना हो जाएगा, वी डी टी। भाई छोटा सा एरिया डी है, कितने टाइम में कवर होगा, डी टी टाइम में। छोटे से टाइम में छोटा सा एरिया क्लियर होगा ना, तो छोटा सा टाइम डी टी, और डिस्टेंस कितनी थी उसकी, आर, एवरेज डिस्टेंस। तो देखो यहां से यहां की जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कैसे निकाल सकता हूं, वेलोसिटी इनटू टाइम से, और यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है, आर, यहां से यहां की डिस्टेंस है आर, डी ए इज इक्वल्स टू दिस मच। तो डी ए इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं क्या, अगर मैं dt को यहां ले आऊं तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू हाफ आर बी, हाफ आर बी। अब केपलर ने हमको ये बताया था कि सेम टाइम में सेम एरिया कवर होता है, मतलब डीए बाई डी टी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। भाई सेम टाइम में सेम एरिया कवर होगा, तो डीए बाई डी टी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर एरिया ही कवर होता है। अगर मान लो 50 मीटर स्क्वायर एरिया कवर हुआ है 10 सेकेंड्स में, 10 सेकेंड्स में, तो 500 मीटर स्क्वायर कवर होगा कितने में, 100 सेकेंड्स में। यही तो हमने बोला था कि भाई सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम एरिया कवर होता है, तो डीए बाई डी टी क्या होना चाहिए, हमेशा कांस्टेंट। तो लिखिएगा इसके बाद, अकॉर्डिंग टू केपलर, according to Kepler, dA by dt is constant, dA by dt is equals to constant। उसी को आप लोगों ने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले कि सेम टाइम पे यार सेम एरिया कवर होता है, फोटो खींच के लाए थे, उसने प्रूव करके दिखा दिया था, देखो एक महीने में दोनों में सेम टाइम में सेम एरिया कवर हो रहा है। तो dA by dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर dA by dt की वैल्यू कांस्टेंट है तो इससे हाफ आरवी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो हम लोग इससे एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाफ आरवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि प्लेनेट की वेलोसिटी और उसकी रेडियस का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। तो अगर एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, तो रेडियस कम होती है ना, तो अपने आप वेलोसिटी बढ़ने लगती है, मिनिमम आर पे मैक्सिमम आपको बी मिलेगा। यही इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। तो लॉ ऑफ एरिया से ये जो आपको मिला है ना, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, ये याद रखने वाली चीज है। लिखिएगा, लिख लो यहां तक क्या, फिर लिखिएगा नोट, नोट नंबर 1, इन प्लेनेटरी मोशन, इन प्लेनेटरी मोशन, नंबर 1 आप लिख रहे हैं, नंबर 1 इन प्लेनेटरी मोशन, लिखिएगा हाफ आर बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, आर बी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। भाई 2 मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट में, तो वो भी तो कांस्टेंट ही है, तो ये हमेशा कांस्टेंट मिलेगा।
अब मेरी इच्छा हुई कि मैं क्या करूं, आर वी इज इक्वल्स टू जो कांस्टेंट था इसमें मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दिया। मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दिया तो ऊपर में क्या मिलेगा मुझे, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा याद है लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, कुछ याद है कि नहीं? लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये सीधे चलने वाली चीजों के लिए, तो गोल घूमने वाली चीजों के लिए एम को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, आई से, और वी को किससे रिप्लेस करूंगा, ओमेगा से। ये कितना होता है, एम आर स्क्वायर। आपने पढ़ा है ना, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, v बाई आर। तो मैं इसको v बाई आर लिख सकता हूं, आर से ये कट गया और क्या बचा, एम आर वी। तो एंगुलर मोमेंटम को हम आई ओमेगा लिखते थे ना, तो एम आर वी भी लिख सकते हैं, एम आर वी भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखो हमने क्या लिखा, ऊपर में एल नीचे में एम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एक बॉडी के लिए उसका मास भी कांस्टेंट रहता है, तो हमने क्या किया, मास को भी इस साइड भेज दिया। इसका कंक्लूजन ये निकला कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। हाँ इसको लिखना है, ये तो याद रखना है हमको, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आई ओमेगा, वैसे एम आर बी याद रखना, आई ओमेगा हम लोगों ने किया था। हाँ तो एंगुलर मोमेंटम, पंखा तुरंत क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि उसके पास मोमेंटम है। जैसे आप अपनी बाइक में इंजन बंद कर दी, बाइक क्यों नहीं रुक रही है, उसके पास मोमेंटम है ना। वैसे पंखा भी नहीं रुक रहा है, उसके पास एंगुलर मोमेंटम, वो रोटेट कर रहा है। वही क्या होता है, एमआरवी या आई ओमेगा। तो देखो बड़ा इंपॉर्टेंट हमको कंक्लूजन मिला है यहाँ पे कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है। एग्जाम में कई बार पूछता है कि जो भी प्लेनेट रोटेट करते रहते हैं उनका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, प्रूफ कीजिए। तो आप लिखोगे केपलर का जो सेकंड लॉ है एरिया वाला, उसके हिसाब से ये होता है, और आखिर में यहाँ तक पहुंच के बोल दोगे देखो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अब ना आपसे पूछेगा एग्जाम में कि ये जो हमारा प्लेनेट है ये सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, यहाँ पे इसकी रेडियस है मान लो 500 किलोमीटर, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ जब वो ये रेडियस 100 किलोमीटर पे होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप बोलोगे भाई जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो हम लोग लिख सकते हैं ना, एम आर वी इज इक्वल्स टू एम आर वी, आर वन वी वन, आर टू वी टू। एम वन एम टू क्यों नहीं लिखा, मास तो बॉडी का सेम ही रहेगा चाहे वो किसी भी लोकेशन पे रहे। तो दोनों साइड से पता है मास कट हो जाता है, और आपको एक जगह की रेडियस वेलोसिटी दे रखी है, दूसरे जगह की आपको रेडियस दे रखी है, तो वेलोसिटी निकाल लोगे। तो लिखो पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाइंग। अच्छा ये जो हम लोगों ने लिखा है ना, एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहीं पे लिख लो, हेंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कंजर्व्ड हमेशा कंजर्व्ड, उतना का उतना ही रहेगा इसका प्रोडक्ट। हेंस एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी उसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी हर जगह। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम आर वी। तो चाहे रेडियस कुछ भी हो हम लोग लगा सकते हैं इसको, उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। तो लिखिएगा अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कहां लगाएं, इस डायग्राम में ना 2 पॉइंट्स दिखा देते हैं। इस पॉइंट को नाम दे दो बी, और इस पॉइंट को नाम दे दो ए। तो ए और बी के बीच में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है ये वाला फंडा लगा देते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर बी। तो लिखना मास रेडियस ऑफ ए वेलोसिटी एट ए इज इक्वल्स टू मास रेडियस एट बी वेलोसिटी एट बी। एम से एम कट जाएगा, तो आर ए वी ए इज इक्वल्स टू आर बी वी बी। यही फंडा लगा के आप लोग ना किसी भी प्लेनेट की कहीं पे भी वेलोसिटी निकाल लोगे किसी भी रेडियस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा, जैसे हम लोगों ने 2 लिख लिए ना अभी तक के, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स और लॉ ऑफ एरिया। अब थर्ड लिखिएगा,
द लॉ ऑफ पीरियड, द लॉ ऑफ, टाइम पीरियड है ये, लिखिए इसमें द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अर्थ सन के अराउंड कितने टाइम में एक चक्कर पूरा करती है? 365 डेज। तो यही अर्थ के लिए क्या हो गया? टाइम पीरियड। मून अर्थ के अराउंड कितने दिन में एक सर्कल पूरा करता है? हाँ हाँ, एक चक्कर पूरा करता है मून कितने दिन में? हमारे जो मंथ है ना वो उसी से बने हैं लूनर साइकिल के ऊपर। 28 डेज में करीब कंप्लीट, एक्चुअली 27.14 डेज कुछ है, हम उसको 28 दिन बोलते हैं। तो 28 दिन का टाइम पीरियड हो गया किसका? मून का। एक चक्कर लगाने में लगने वाला टाइम टाइम पीरियड कहलाता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मून जो है आप उसको थोड़ा सा और पीछे रख दो, मतलब वो बड़े सर्कल में चक्कर लगाएगा, तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा यार। अब ज्यादा बताओ, प्लूटो को ज्यादा टाइम लगता है कि मरकरी को ज्यादा टाइम लगता है चक्कर लगाने में? प्लूटो। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है वो। तो भाई जितनी डिस्टेंस पे है और ये टाइम पीरियड, इनके बीच में कुछ तो रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमको थर्ड लॉ से पता चलता है। लिखो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि हम टी स्क्वायर की बात कर रहे हैं। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख लेना टी, कैपिटल टी, ऑफ एनी प्लेनेट अराउंड द सन is directly proportional to the cube of semi major axis of orbit, semi major axis of orbit, semi major axis of orbit। ये इसका सेंटर है ना, ये बीच वाली लाइन इसका मेजर एक्सिस कहलाती है। तो पता है ये क्या कहलाती है? सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। पूरे वाले को तो मेजर एक्सिस कहते हैं, इसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं। अगर मान लो ये आर है और इस चक्कर लगाने में लगता है टाइम टी, तो पता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये लॉ है, इसको याद रखना है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लिखिएगा, इसको लिखो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। हो गया? तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के एस, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, आर क्यूब, आर क्यूब, वेयर के एस इज केपलर्स कांस्टेंट। और के एस की वैल्यू होती है 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम एस। बता रहा हूं कौन सी चीज क्या है। के एस तो केपलर्स कांस्टेंट है, ये क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11। और ये क्या है? मास ऑफ सन। भाई सन के अराउंड गोल गोल घूमते हैं ना, तो सन का यहाँ पे मास रखना है हमको। हमारे अर्थ के लिए बात होगी तो हम अपने सन का मास रखेंगे, किसी और स्टार प्लेनेट के लिए बात हो रही तो उस स्टार का हम लोग मास रखेंगे यहाँ पे। तो लिख लेना यहाँ पे एम एस क्या है? मास ऑफ सन। क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार है, उसके चारों तरफ एक चक्कर लगा रहा है, एक प्लेनेट है, तो बताओ उसका ऑर्बिट कितने पीरियड का होगा जब उसकी रेडियस इतनी है। तो हम लोग ये सब वैल्यूज रखते जाएंगे, ठीक है। जनरली इसकी वैल्यू ना आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि केपलर्स कांस्टेंट इतना है, क्योंकि कांस्टेंट ये वाला फॉर्मूला याद रहेगा। अच्छा मुझे कोई बच्चा के एस की यूनिट बता सकता है क्या? के एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? बोलो बोलो।
हाँ वो डायमेंशन बताया आपने, यूनिट यूनिट, बोलो बोलो बोलो। टाइम की यूनिट क्या होती है? तो क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। या इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0l-3 t2, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो यूनिट निकालना है यार, यहां से निकाल लिया करना, ये छोटू फॉर्मूले से, सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या यूनिट इसकी याद रखने की जरूरत है? नहीं, यूनिट वहां देख के लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लिखिएगा। द टाइम पीरियड ऑफ, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 5 hours। अच्छा देखो, अगर सन और प्लेनेट के बीच की बात चल रही है तो यहाँ पे आपने सन का मास रखा था। अगर अब बात चल रही है कि अर्थ और सैटेलाइट है, तो अर्थ सन टाइप बिहेव कर रही है, और जो सैटेलाइट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, अर्थ के जैसा। तो जो चीज बीच में है ना, उसका मास आपको यहाँ पे रखना है। लेकिन केपलर ने यहाँ पे मास ऑफ सन बोला था, इसलिए हम लोग फॉर्मूला एज इट इज पढ़ते हैं। अगर सूरज के चक्कर पृथ्वी लगा रही है या कोई प्लेनेट लगा रहा है, तो हम लोग मास ऑफ सन रखेंगे। अगर अर्थ के चक्कर कोई प्लेनेट लगा रहा है, तो अर्थ का मास रखेंगे ना, जिसके चक्कर लगा रहे हो उसका मास रखना है बीच में। हाँ, मून भी इलेक्ट्रिकल उसमें मूव करता है। लिखिएगा, सारे के सारे, हर कोई। क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज 5 hours, 5 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, फुल स्टॉप। इफ द सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड, if the separation between the earth and the satellite is increased to 4 times, 4 times, जितनी इन दोनों के बीच में पहले डिस्टेंस थी ना, उसका 4 times कर दिया है, तो बताओ टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? बढ़ेगा भाई, अब ज्यादा दूरी पे चला गया है। 4 times, कॉमा, देन what will be the new time period of satellite? Then what will be the new time period of satellite? सॉल्व करो फटाफट। हमको फॉर्मूला पता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, T1 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R1 का क्यूब, T2 का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R2 का क्यूब। यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। अगर कोई बच्चा चाहे तो यहां पे ऐसा भी लिख सकता है, अगर चाहे तो, इज इक्वल्स टू के एस, इज इक्वल्स टू के एस। हमें वैल्यू दे नहीं रखी है के एस के, लेकिन हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर लेंगे, केस केस कट जाएगा। देखो आपको दो, मतलब आपको सब रिलेशन दे रखा है। अगर मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1 करूं, तो T2 बाई T1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू R2 बाई R1 का होल क्यूब, यही तो मिलेगा। और आपको क्या बोल रहा है, रेडियस तो इसने 4 times कर दिया है, तो R2 कितना हो जाएगा, 4 ऑफ R1। क्वेश्चन में लिखा है ना 4 times कर दिया है इसने रेडियस को, तो मैं क्या लिख सकता हूं, T2 बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4R1 अपॉन R1 का क्यूब। भाई क्वेश्चन में ही बोला है कि अगर इसका जो रेडियस है, सेपरेशन है दोनों के बीच का, उसको 4 times कर दिया, तो 4 times किसका करेगा, जो पुराना होगा उसी को 4 times करेगा ना, 4 times ऑफ R1। तो यहां से अब देखो आपको निकालना है, और आपको पुराना वाला टाइम पीरियड दे रखा है 5 hours का, T1 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो मैं इसको लिख देता हूं, T1 की वैल्यू आपको 5 hours दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 5 hours लिख दिया। हाँ ये भी आवर्स में आएगा, रेशियो है ना, इसको आवर्स में लोगे तो ये भी आवर्स में आ जाएगा।
भाई R1 से R1 तो कट जाएगा, T2/5 इज इक्वल्स टू 64। ये देखो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और ये इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा अब 8। तो T2 कितना आ जाएगा 40 आवर्स। तो सोचो आपने 4 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये तो 8 टाइम्स बढ़ गया। तो क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है उसमें वैल्यू पुट कर दूं ऐसा नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यहां पे देखो ये शीट किसको नहीं मिली, और जाइए पास कर दे, आपको मिल गई ना, जाइए। देखो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ प्लेनेट इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजीशन ए बी एंड सी। 3 लोकेशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी है, तो बताओ इसमें सबसे ज्यादा बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन, ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए ए बी सी में से। आपको पता है कि R इंटू वी कॉन्स्टेंट होता है, अगर R बड़ा होगा तो V कम होगा, और V कम है तो काइनेटिक एनर्जी कम है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना काइनेटिक एनर्जी। तो वेलोसिटी क्या लगता है ए बी सी तीनों में से कहां पे सबसे कम होगी अदिति। 3 पॉइंट्स है ए बी सी, जो बच्चे ऑनलाइन है वो भी रिप्लाई करें कि 3 पॉइंट है ए बी सी, उसमें से किस पॉइंट पे वेलोसिटी सबसे कम होनी चाहिए। सी पे, आर जितना बड़ा वेलोसिटी उतनी कम, तो सी पे तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम काइनेटिक एनर्जी किस पे है सी पे। उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी बी पे, और उससे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहां पे होगी ए के ऊपर। तो देखो जो ऑप्शन बी है वो सही है, सी के पास सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, उससे ज्यादा बी पे, उससे ज्यादा के ए पे। दिख सेम रही है लेकिन आपको पता है ये वाली डिस्टेंस ना सबसे कम होती है। अब वो फिगर बनाने वाला कंप्यूटर ऑपरेटर जो है उसको उतना नहीं पता ना, लेकिन सबसे कम डिस्टेंस कहां पे होती है ए के ऊपर होती है मिनिमम, और मैक्सिमम कहां होती है सी के ऊपर। ठीक है, इसके बाद द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए, ये वाला क्वेश्चन बना लोगे। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम सन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ थर्ड। डिस्टेंस का रेशियो दिया है तो आप टाइम पीरियड का रेशियो निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला तो बोर्ड पे लिखा हुआ है, टाइम पीरियड का रेशियो और इधर इनका रेशियो। बनाओ 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 फटाफट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछते हैं। हाँ अच्छा चलो बाकी बच्चे भी आ गए हैं, आप लोग इसमें से जितने क्वेश्चन हो सके ना सब आप ट्राई करके आइएगा, सबके सब 16 क्वेश्चन है। और जो बच्चा मुझे बोलेगा कि सर इसका आंसर्स बता दीजिए, तो मैं उसको उसका पीडीएफ भेज दूंगा, मेरे पास रेडी है। जैसे आप बोलोगे सर सॉल्व हो गए, मुझे वेरीफाई करने के लिए चाहिए, मैं दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास। थैंक यू बच्चों, बीमारियां आप लोग भी लीव कर सकते हैं।